एवरीवन, सो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना एपी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वन शॉट में निपटाएंगे, पूरा हम रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से एंड तक। और क्वेश्चंस इतने प्यारे प्यारे चुन चुन के लिए गए हैं पेपरों में, जो लास्ट रिपीट हुए हैं, रिपीटेड हर साल जो रिपीट होते हैं वो क्वेश्चंस ले गए। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट साथ में समझाती हुई चलूंगी। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहले भाई हमारा एपी होता क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। लेकिन उसमें खासियत क्या होती है? एपी कैसे बनता है वो? जब उसके बीच का जो गैप है वो सेम रहता है। जैसे 1 2 3 4, आगे क्या होगा? 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे क्या है? सब में 1 1 का गैप है, मतलब +1 होता हुआ चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 100 70 40 10। अब नंबर कम होते जा रहे हैं, 30 कम, फिर 30 कम, फिर 30 कम, फिर 30 कम। सो यहाँ पे गैप सेम है -30 का, बस बढ़ने की जगह कम हो रहा है लेकिन गैप सेम है। नेक्स्ट देखो -3 -2 -1 0 1 2 3, फिर वही हो रहा है +1 +1 +1 चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 3 3 3 3। अब ये बहुत बच्चों को डाउट हो जाता है कि यार ये एपी है या नहीं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये एपी नहीं है, ये तो सेम नंबर चलता जा रहा है। नहीं, ये भी एपी है। क्यों एपी है? ये देखो ना, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0। सो क्या हो रहा है? गैप कितना है? 0 का गैप है। हर स्टेप पे +0 होता हुआ जा रहा है। आगे क्या होंगे नंबर्स? 3 3 3 एंड सो ऑन, है कि नहीं? तो ये भी एपी होता है। कभी कभी ना इतना सा क्वेश्चन दे देते हैं और ऐसे ट्रिक कर देते हैं बच्चों को। ठीक है, चलो अगला देखो -1.0 -1.5 -2.0 -2.5। अब देखते हैं, अब आगे बता सकते हैं -3.0 -3.5 -4.0 एंड सो ऑन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हर स्टेप में -0.5 का गैप आता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो हम गैप कह रहे हैं ना कि गैप सेम होना चाहिए, इस गैप को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो कोई भी आपके पास सीक्वेंस ऑफ नंबर है, अगर आपको चेक करना है कि वो एपी बना रहे हैं या नहीं, तो आप उसमें कॉमन डिफरेंस निकालोगे। जैसे सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकेंड को माइनस करो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो। किसी भी ऐसे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो एपी बना रहे होंगे। ये चीज समझ में आ गई। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि चेक करो ये एपी है या नहीं। ठीक है, चलो अगली चीज अगर हम देखें तो भैया ये जो हमारा सीक्वेंस होता है, जैसे यही ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इसमें ये जो पहली है टर्म हमारे पास, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है? और उसके बाद डी हम देख चुके हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, राइट? एंड निकालते कैसे हम? सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, या थर्ड में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, फोर्थ में से थर्ड टर्म। इस तरीके से हम डी फाइंड करते हैं। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करके हम डी निकालते हैं। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर मैं सेकेंड टर्म की बात करूँ, ये जो हमारी यहाँ से सेकेंड टर्म उठ के आ रही है, ये कैसे आती है? आपके पास फर्स्ट टर्म है, उसमें प्लस कर दो कॉमन डिफरेंस, है कि नहीं? देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी 1, अब इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस 1 है। अगर मैं फर्स्ट टर्म में 1 प्लस कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास? सेकेंड टर्म। फिर से इसमें प्लस डी करो, मतलब +1 होगा तो कितना हो जाएगा? 3। फिर से प्लस डी करो 4, फिर से प्लस, मतलब हर स्टेप पे आप देख सकते हो एक बार अगर कॉमन डिफरेंस आप ऐड करते हो जाओगे तो नेक्स्ट टर्म मिलती रहेगी हमें, है कि नहीं? सो हम कह सकते हैं सेकेंड टर्म हमारी होगी a + डी। ठीक है, अब थर्ड टर्म अगर निकालनी है, थर्ड टर्म में फिर से क्या करना पड़ेगा हमें? एक और बार डी ऐड कर दो। किसमें? सेकेंड टर्म में। तो सेकेंड टर्म ये पड़ी a + डी, ये सेकेंड टर्म है, इसमें एक और बार डी प्लस कर दो तो क्या आया? a + 2d। इसी तरीके से फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म के लिए क्या करोगे? थर्ड टर्म ये रही a + 2d, ये थर्ड टर्म है, इसमें d प्लस कर दो। क्या आ गया हमारे पास? a + 3d। इसी तरीके से फिफ्थ टर्म निकालो, ध्यान से सुनते रहो। फिफ्थ टर्म में क्या होगा? फोर्थ टर्म क्या है? ये, इसमें d प्लस कर दो, ये आ गया a + 4d। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहे हैं। अब इसमें ध्यान से पैटर्न देखो, जब हमने सेकेंड टर्म निकाली, मतलब ऐसे लिखते हैं सेकेंड टर्म निकाली, सो आई a + d। थर्ड टर्म में a + 2d, फोर्थ टर्म में a + 3d, फिफ्थ टर्म में a + 4d, मतलब
ए प्लस ए प्लस ए प्लस, ये तो सेम ही रह रहे, चेंज क्या हो रहा है? जब थर्ड टर्म थी तो 2D था, फोर्थ में 3D, फिफ्थ में 4D, तो हम देख रहे हैं जो भी टर्म है उससे एक कम। जैसे अगर मैं बोलूं बताओ 17th टर्म क्या होगी, तो a प्लस, ये तो सबका सेम ही है, d के साथ क्या आएगा? जो भी टर्म है उसमें से एक कम, मतलब 16। अगर ऐसे ही मैं बोलूं 100 टर्म बताओ, तो a प्लस तो सेम ही रहेगा, 100 से एक कम 99d। अगर मैं आपको बोलूं 1000 टर्म बताओ, सो a प्लस 1000 से एक कम 999d। समझ गए? यही हमारी होती है nth टर्म। जैसे अगर मैं आपको बोलूं an बताओ, an मतलब जैसे अभी आप जब 17 टर्म बता रहे थे तो आप a17 बता रहे थे, जब आप सेकंड टर्म बता रहे थे आप a2 बता रहे थे, थर्ड टर्म a3, फोर्थ टर्म a4, फिफ्थ टर्म a5, ऐसे ही an तो हमें नहीं पता, पर क्या कर सकते हैं इसको, क्या होगा? a प्लस, हमें पता है जो भी यहाँ होता है, जैसे जब 100 थी तो 100 माइनस 1, 1000 थी तो 1000 माइनस 1, n है तो n माइनस 1। सो हमारी कोई भी nth टर्म, यहाँ पे n कुछ भी हो सकता है, अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा? हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1d। a प्लस तो सब में रहता है, d के साथ जो भी आपका n होगा उसमें से एक माइनस, तो ये होती है हमारी nth टर्म। अब ये जो n है, n क्या होता है? जैसे अगर कोई देखो एपी दो तरीके से होगी हमारी, एक है फाइनाइट, एक है इनफाइनाइट। अभी इंग्लिश के वर्ड है सिंपल से, फाइनाइट मतलब फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स। अगर किसी एपी के फिक्स नंबर ऑफ टर्म है, जैसे कि एपी है 1 2 3 4 और ये चलते चलते 50 तक है, ठीक है, तो ये 50 इसकी लास्ट टर्म हो गई। मतलब इस पूरे हमारी एपी में कितने नंबर्स हैं? 50 नंबर्स है, ठीक है, तो n हमारा 50 हो गया। ये कब? जब फाइनाइट मतलब फिक्स होंगी, ठीक है। ऑल्सो ये जो लास्ट टर्म है इसको हम l से, बहुत जगह आप देखोगे am से डिनोट करते हैं, an से डिनोट करते हैं, बट सिंपल रखो, लास्ट टर्म को l लिखो भैया, l से लास्ट टर्म, ठीक है। ये चीज क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली हम बात कर लेते हैं सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब सम क्या मतलब क्या है? जैसे अगर मेरे पास कोई एपी है 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे एपी क्यों है भाई? क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 2 है, सब में 2 2 का डिफरेंस है। अब मुझे जरा एक बात बताओ, यहाँ पे जो चीज है, अगर मुझे फर्स्ट 3 टर्म्स का सम चाहिए तो सिंपली 2 प्लस 4 प्लस 6 क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा हमारे पास, है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे फर्स्ट 20 टर्म्स का सम चाहिए या मुझे फर्स्ट 50 टर्म्स का सम चाहिए, तो ये तो बहुत बड़ा होता रहेगा, इसके लिए हमें कोई फॉर्मूला चाहिए। अब हमारे पास Sn के 2 फॉर्मूला होते हैं। अब Sn इस तरीके से लिखते हैं, जैसे nth टर्म के लिए an लिखते थे, ऐसे ही सम ऑफ n टर्म्स के लिए Sn इस तरीके से लिख रहे हैं। अब फॉर्मूला क्या कहता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1d। एक फॉर्मूला हमारे पास ये है, और अगर फाइनाइट एपी है उसकी लास्ट टर्म तुम्हारे पास है, सो इसको और सिंपल कर देते हैं, n/2 a प्लस l, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और साथ में n/n क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पे मैंने बोला सम ऑफ 3 टर्म्स चाहिए मुझे, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 n/2 2a, कितना है? 2 प्लस n माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, और d कितना है यहाँ पे? 2 2 का डिफरेंस है। सो देखो इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 3/2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 2 ज़ा 4 अगेन, 4 प्लस 4 8, सो 3/2 ये आ गया 8, इसको कैंसिल करो, ये आ गया 4 4 3 ज़ा 12। तो आप देख सकते हो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम आ गया। ऐसे ही फर्स्ट 10 टर्म्स हैं, सो S10 निकालो, फर्स्ट 20 S20, फर्स्ट 50 टर्म्स का पूछ लिया तो S50, n चेंज होगा, बाकी अंदर का सब सेम रहेगा, मतलब n यहाँ पे भी चेंज, यहाँ पे भी चेंज, ठीक है, क्लियर है। चलो तो हमें Sn के फॉर्मूले समझ में आ गए। अब भाई ऐसे लल्लू पंजू क्वेश्चन तो आएंगे नहीं पेपर में, तो किस तरीके से, अब मैं सीधी सी बात करूँ, ये तुम्हें मैं चैप्टर रिवाइज करा रही थी। अब क्वेश्चन हम एनसीईआरटी के नहीं करने वाले, एनसीईआरटी में पूरे अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ, एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज का एक एक एग्जांपल सब कुछ डाला हुआ है, तो जो उन क्वेश्चंस में डाउट है वहां देखना। अभी हम सिर्फ हाई लेवल के थोड़े से, या जो एग्जाम में आते हैं, जिस तरीके से एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है।
चलो भाई सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द एपी। अब उन्होंने बोल दिया मिडल टर्म निकालो। एपी क्या है? 10, 15, 20 डैश 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 और लास्ट टर्म दे दी 150। अब भैया मिडल टर्म हमें ये तो बताओ कौन सी टर्म, हमें क्या पता मिड में कौन सी टर्म आ रही, तो पहले हमें ये भी निकालना पड़ेगा कि मिड में टर्म कौन सी है। तो देखो यहाँ पे जो जो चीजें हमारे पास हैं, ए क्या है 10, डी क्या है 15 में से 10 माइनस करो 5, ठीक है, एंड लास्ट टर्म दे रखी है हमें 150, है कि नहीं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला बेसिकली ए एन का, ठीक है, तो ए एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, है कि नहीं। सो ए क्या है अपने पास 10 प्लस एन हमें नहीं पता -1 और डी कितना है 5, और लास्ट टर्म कौन सी ले रहे हैं आप 150 भैया जो लास्ट में दे रखी है। यहाँ से हमें n मिलेगा, देखो कैसे, ये हो जाएगा 150, 10 इधर ले आओ -10, ये आ गया n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 150 में से 10 गया 140, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये है n माइनस 1, 5 से इसको करो, ये आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 40 आएगा 8 पे, तो ये आ गया 28, माइनस का है इधर आके प्लस का, तो n की वैल्यू आ गई 29। सो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये जो 150 है ये कौन सी टर्म है, ये बेसिकली 29th टर्म है। मतलब इस एपी में टोटल टर्म्स कितनी हो गई, टोटल टर्म्स इन दिस एपी आर 29। तो अगर टोटल 29 है तो मिड वाली टर्म कौन सी होगी, जरा देखो 29 को जरा 2 से करो डिवाइड, कितना आएगा तुम्हारे पास, ये आ जाएगा 1। और वैसे मिडल टर्म निकालने का एक और फॉर्मूला कर सकते हो, सिंपल सा, मतलब ऐसे कोई बड़ा सा फॉर्मूला नहीं है, सिंपल सा फॉर्मूला कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ टर्म है +1 करो अपॉन में 2 करो, ये आ जाएगा 30/2, ये आ गया 50। सो मतलब 15th टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। देखो ना ये अगर बीच में, एक मिनट, ये हमारी 15th टर्म है, ठीक है, अब इसके आगे 14 टर्म्स, इसके पीछे 14 टर्म्स, तो 14 14 कितना हो गया 14 14, ये आ गया हमारे पास 28, और एक ये 15 टर्म, टोटल 29 टर्म्स, ये मिडल टर्म हो गई ना, 14 टर्म इससे पहले 14 टर्म इसके बाद, तो ये मिडल टर्म हो गई, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मूला लगा लेना, कभी भी मिडल टर्म निकालना हो, जो भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है n +1/2, ठीक है, क्लियर, बेसिक चीज है, तो 6 7 में सीख चुके हैं हम। चलो अब देखो हमें समझ में आ गया कि भैया हमें 15th टर्म निकालनी है। अब 15 टर्म निकालना तो आसान है यार, 15 टर्म कैसे निकालोगे, a प्लस n माइनस 1 डी, सो यहाँ पे आ जाएगा a की जगह, a कितना है 10 प्लस 15 माइनस 1 14, और d कितना है 5, सो ये हमारा हो गया 10 प्लस 70, सो ये आ गया 80। सो हमारे पास 15th टर्म आ गई 80, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, कौन सी टर्म आई है हमारे पास, मिडल टर्म आई, ठीक है। क्वेश्चन कभी भी, अब यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ भी नया नहीं दिख रहा होगा, सेम चीजें ए एन का फॉर्मूला लगाना आता है, सब कुछ लगाना आता है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जो हम कहते हैं ना कि और पूरा एनसीईआरटी से उठ के नहीं आता, भैया कंसेप्ट तो वही लग रहा है, लास्ट टर्म में से एन निकालना, ए एन का फॉर्मूला सब सेम ही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके देते हैं, ठीक है। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द pth, qth and rth term of an APR A, B and C respectively show that this equals to 0। थोड़ा सा अब देखो ये कहाँ था, CBSE के सैम्पल पेपर, जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर आता है उसका 2020 में क्वेश्चन था, ध्यान से देखना, ये मत घबरा जाओ रे हमने ABC वाले तो क्वेश्चन ही नहीं करे, समझो क्या है। सबसे पहले बोला pth टर्म, pth टर्म क्या होगी, कायदे से हमारी pth टर्म क्या बनती है, a प्लस p माइनस 1 d, है कि नहीं। ये क्या बोल रखा है, किसके बराबर है, a के इक्वल है। उसके बाद आ जाओ जी, a के p के बाद क्या है, qth टर्म, a प्लस कायदे से q माइनस 1 d, ये होनी चाहिए b के बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ जी, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी दे रखी है, rth टर्म, क्या होना चाहिए, a प्लस r माइनस 1 d, इस किसके बराबर है, c के बराबर। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो, शो दैट a इंटू, ध्यान से देखना यार, क्वेश्चन देख के सॉल्यूशन करने वाले हैं, a q माइनस r प्लस b r माइनस p c p माइनस q। अब ये a के साथ चाहते हैं q माइनस r, b के साथ चाहते हैं r माइनस p, c के साथ चाहते हैं p माइनस q। जैसा क्वेश्चन चाहता है वैसा कर दो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो q माइनस r से,
इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो r माइनस पी से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो p माइनस q से। जब भी हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं क्या हम ये कर सकते हैं कि सिर्फ इससे मल्टीप्लाई हो? नहीं, ये सारा इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आप एक एक करके देखना कि कैसे मल्टीप्लिकेशन कर रही हूं मैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन से। तो जी इक्वेशन नंबर 1 देखो, यहाँ पे इसको अगर मैं पहली देखूं a प्लस p और d को मल्टीप्लाई कर दो, pd, d को 1 से करो माइनस d। अब ये पूरा किससे मल्टीप्लाई होने जा रहा है? इस पूरे को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा q माइनस r से, करेक्ट? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। अब राइट हैंड साइड पे अगर हम करें मल्टीप्लाई तो a को इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा a q माइनस r, जो कि क्वेश्चन में हमें चाहिए। सिर्फ इसको सॉल्व करने की जरूरत है। आ जाओ जरा a को करो। अब ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। बेसिक चीज है ना भाई, ब्रैकेट है, तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा। सो a मल्टीप्लाई होगा q माइनस r, इससे मल्टीप्लाई होगा, pd से भी मल्टीप्लाई होगा q माइनस r और d से भी मल्टीप्लाई होगा q माइनस r। जितना आप अभी आपको लगेगा अरे हम कॉम्प्लिकेट करें, लेकिन जितना स्टेप सिंप्लीफाई कर दोगे ना, लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आसान हो जाएगा। देखो जरा a इंटू क्यू ए क्यू माइनस a इंटू आर ए आर प्लस पी डी इंटू क्यू पी डी क्यू माइनस पी डी इंटू आर पी डी आर माइनस डी इंटू क्यू माइनस माइनस प्लस डी इंटू आर। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करें? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एज इट इज चाहिए ए क्यू माइनस आर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? ये थी पहली इक्वेशन हमारी। ठीक है, इसको फिर से अब नाम दे देते हैं। 1 2 3 इक्वेशन तो ये हो गई, इसको चलो चौथा नाम दे दिया हमने कि फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, अब आ जाओ अपनी सेकेंड इक्वेशन को लेके, थोड़ा सा इसको इधर करते हैं। चलो जी, अब देखो, अब सेकेंड इक्वेशन अपनी पकड़ते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 ये वाली है हमारी। सो a प्लस देखो जरा क्यू डी माइनस डी। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है r माइनस पी से और इक्वल्स टू में b मल्टीप्लाई होगा r माइनस पी से। चलो भाई, अब a को मल्टीप्लाई करो r माइनस पी से, क्यू डी को मल्टीप्लाई करो r माइनस पी से, माइनस डी को मल्टीप्लाई करो r माइनस पी से। ये पूरा मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, a इंटू आर ए आर माइनस ए पी प्लस क्यू डी आर माइनस क्यू डी पी माइनस डी आर प्लस पी डी या डी पी, एक ही बात है, बट चलो हम इसको डी पी लिखेंगे। और इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है? b इंटू आर माइनस पी। इक्वेशन कौन सी हो गई हमारी? फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? आई नो देखने में लग रहा होगा लेंथी बहुत है, पर क्या मुश्किल लग रहा है? सिंपल लग रहा है ना? क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाई तो करती जा रही हूँ। चलो आगे देखो, अब आ जाते हैं अपनी अगली इक्वेशन थर्ड पे। अच्छा, मैं जरा यहाँ लिख देती हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन पे अगर हम आ जाएं तो ये है जी a प्लस आर डी माइनस डी। ठीक है, डी को अंदर मल्टीप्लाई किया है और यहाँ पे है c। अच्छा रुको, पहले साथ साथ लिखते हैं। इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है किससे? p माइनस क्यू से, और यहाँ पे हमारा c भी मल्टीप्लाई होगा p माइनस क्यू से। ठीक है, चलो आ जाओ फिर। अब a को करना है मल्टीप्लाई p माइनस क्यू से, आर डी को मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू से, एंड d को मल्टीप्लाई करना है p माइनस क्यू से। ठीक है, चलो भाई आ जाओ फिर। a इंटू पी ए पी माइनस ए क्यू प्लस आर डी पी माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी प्लस डी क्यू। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है? c मल्टीप्लाई हुआ है p माइनस क्यू से। कौन सी इक्वेशन आ गई? सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिखाना है? दिस प्लस दिस, तो तीनों इक्वेशन को प्लस कर देंगे। ये जो येलो वाली हमारी इक्वेशंस आई हैं, सो एडिंग थर्ड नहीं फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं।
ध्यान से लिखेंगे क्योंकि जरा सा भी हमने इधर उधर गड़बड़ कर दी लिखने में तो ये और गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो ये पूरी इक्वेशन लिखो, हमारे पास है ए क्यू माइनस ए आर प्लस पी डी क्यू माइनस पी डी आर माइनस डी क्यू प्लस डी आर। ठीक है, राइट हैंड साइड वाले एक साथ लिख देंगे। अगला देखो फिफ्थ इक्वेशन, ये सारा प्लस करना है, सो प्लस ए आर माइनस ए पी एंड प्लस क्यू डी आर, फिर इसके बाद माइनस क्यू डी पी देन माइनस डी आर प्लस डी पी। ठीक है, अगेन राइट हैंड साइड एक साथ लिख देंगे। उसके बाद आ जाओ सिक्स्थ इक्वेशन, इसको भी प्लस कर दो भाई। क्या क्या है इसके पास? इसके पास है ए पी माइनस ए क्यू प्लस आर डी पी माइनस आर डी क्यू माइनस डी पी प्लस डी क्यू, और इक्वल्स टू में सबकी राइट हैंड साइड लिख दो। क्या क्या है यहाँ पे? हमारे पास है ए क्यू माइनस आर प्लस बी, बी के साथ क्या है? आर माइनस पी एंड प्लस सी, सी के साथ क्या है? पी माइनस क्यू। ठीक है, क्वेश्चन में जो चाहिए था ये पूरा तुम्हारे पास वो चीज आ गई है। अब ये पूरा जीरो होना चाहिए। जीरो कैसे होगा? कटिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पे ए क्यू प्लस का है, देखो माइनस का ए क्यू भी कहीं दिखेगा, सो माइनस का ए क्यू ये रहा। देन ए आर माइनस का, देखो प्लस का ए आर भी कहीं होगा, ये रहा, कैंसिल कर दो। पी डी क्यू प्लस का है, माइनस का भी होगा, ये रहा पी डी क्यू, कैंसिल कर दिया। पी डी आर ढूंढो, पी डी आर और कहाँ है? सो पी डी आर ये प्लस का ये माइनस का, डी क्यू ढूंढो, माइनस का प्लस का, डी आर कहाँ है? डी आर माइनस का ये रहा, प्लस का ये रहा। ए पी देखो ए पी प्लस का और वो माइनस का। उसके बाद क्यू डी आर प्लस का माइनस का, टी पी प्लस का माइनस का, तो आप देख सकते हो जीरो इक्वल्स टू दिस। चेक करो, क्या क्वेश्चन में यही प्रूफ नहीं करना था कि ये पूरा इक्वल हो जीरो के? क्वेश्चन देख के कभी भी डरना नहीं है, ये कैलकुलेशन बहुत ईजी है। कोई मैथ्स नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ए को बी से मल्टीप्लाई करके ए बी आता है, सी को डी से मल्टीप्लाई करके सी डी आता है। मुश्किल कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन देखने में डरावने लगते हैं, कैलकुलेशन देखने में डरावने लग सकती है। खुद करोगे तो लगेगा यार ये तो एक नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है इसलिए ज़्यादा नंबर का आता है, और ऐसे क्वेश्चन में ही नंबर ले पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो अलग अलग एपी है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है, ध्यान से समझना। पढ़ के थोड़ा अलग लग सकता है लेकिन बहुत ईजी है। देखो दो एपी है, अब मान लेते हैं जो हमारी पहली एपी है वो है इस तरीके से, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमारी होगी पहली एपी। दूसरी एपी जो है उसमें कैपिटल ए ले लेते हैं, ए प्लस यहाँ पे कैपिटल डी लूँ? नहीं, क्यों कैपिटल डी क्यों नहीं ले रहे मैम? क्योंकि हमें बोला तो है भाई कि कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही है। सो इसकी टर्म्स कैसे होंगी? फर्स्ट टर्म अलग होगी लेकिन कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना। अरे भाई 3d नहीं 2d एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दो इस तरीके से अलग अलग एपी हैं। अब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, पहली चीज हमें ये पता है, और दूसरी चीज हमें पता है कि दोनों की जो 100th टर्म का डिफरेंस है, मतलब फर्स्ट एपी में जो 100 टर्म है एंड सेकेंड एपी का जो 100 टर्म है, दोनों का को अगर आप माइनस करोगे तो माइनस करके हमें 100 मिलेगा। यहाँ तक ठीक है? चलो आओ जरा इसकी हेल्प से कुछ निकालने की कोशिश करें। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सो ए 100 मतलब ए प्लस 99d, यही होगी ना भाई 100 टर्म। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें, सो ये ए प्लस 99d है ना, इक्वल्स टू 100। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे देखो, ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d इक्वल्स टू 100। ये आ जाएगा 99d से 99d हटाओ, ये हमारे पास आ गया a माइनस ए इक्वल्स टू 100। तो यहाँ से हमें देखने को मिला कि दोनों की जो फर्स्ट टर्म है उसके बीच का डिफरेंस भी 100 है। यहाँ तक ठीक है? चलो आओ, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, मतलब इस वाली एपी का 1000 टर्म
और दूसरी वाली एपी का 1000 टर्म, इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा। सो ये वाला क्या होगा, ए प्लस 999D माइनस अगेन ए प्लस 999D, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए प्लस, ये माइनस है, अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, सो माइनस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों प्लस माइनस हो गया, इससे ये कैंसिल, ये आ गया ए माइनस कैपिटल ए। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमने निकाला था ए माइनस कैपिटल ए किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। तो क्या हम कह सकते हैं दोनों की 1000 टर्म जो है उसके बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, उसके बीच का डिफरेंस भी 100 होगा। समझे, ये करना था हमें इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट the sum of all terms of an AP whose first term is A, the second term is B and the last term is C is equal to। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म B और ऐसे करते 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 लास्ट टर्म जो है C है, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें तो फर्स्ट टर्म क्या है A, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा B माइनस A एंड लास्ट टर्म क्या है हमारे पास C, ठीक है। और निकालने को क्या बोला है हमें, सम ऑफ ऑल टर्म्स। अब सम ऑफ ऑल टर्म्स, ऑल टर्म्स मतलब हमें क्या पता भैया n कितना है, सो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस n माइनस 1d, है ना। a और d हमारे पास है, चलो भाई n निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे लास्ट टर्म कितनी है c, फर्स्ट टर्म कितनी है a प्लस n हमें निकालना है -1, d कितना है b माइनस a, ठीक है। अब a b की टर्म्स में खेल रहे हैं हम, यहाँ a इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस, c माइनस a हो गया। यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1 मल्टीप्लाई b माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ गया b माइनस a, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया c माइनस a अपॉन b माइनस a एंड ये इक्वल है n माइनस 1 के। अब अगर हम ध्यान से देखें -1 इधर आके +1, सो c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 क्या निकल रहा है ये हमारा n। सो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये आ गया b माइनस a, ये एज इट इज c माइनस a और +1 इंटू b माइनस a। तो ये आ गई भाई हमारी n की वैल्यू, ठीक है। अब देख रहे हो भाई बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, पर कोई बात नहीं, हमें ना अपनी चीज़ों पे स्टिक करना है। SN का फॉर्मूला, उसके लिए n चाहिए, n निकाल रहे हैं। अब वो a b c की फॉर्म में आ रहा है, हम ही क्या, ठीक है। कोशिश करना कि थोड़े अपने बेसिक्स क्लियर रखो, ये नहीं कि देख के डर जाओगे हाँ ये क्या आ रहा है, ठीक है। चल आगे देखो, अब हमारे पास n आ गया। अब तुम्हारे पास n आ गया तो क्या निकालना है, SN निकालना है। SN का फॉर्मूला n अपॉन 2a, वैसे 2a वाला फॉर्मूला भी क्यों लगाएंगे, लास्ट टर्म जब है तो a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। आ जाओ जरा, n देखो कितना है, n है हमारे पास काफी बड़ा सा है, सो c माइनस a प्लस b माइनस a। अरे एक मिनट यार, माइनस a है, सो माइनस माइनस प्लस 2a हो जाएगा, ठीक है। तो कर दे यहाँ पे छोटा सा जरा ये कार्यक्रम। सो ये हो गया माइनस का 2a और साथ में क्या है प्लस b अपॉन में b माइनस a और साथ में यहाँ पे अपॉन में 2 था तो वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ब्रैकेट में a प्लस l, a कितना है, a ही है, l क्या है c। आ जाओ जरा, अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो c माइनस 2a प्लस b ब्रैकेट में पूरे के साथ है भाई a प्लस c और अपॉन में है 2b माइनस a। जरा देखो क्वेश्चन में क्या करना था हमें, कि क्या करना था, whose first term is this, second इज इक्वल टू दिस। चेक कर लो जरा, ये है a प्लस सी, ये रहा a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में 2b माइनस a। इसका मतलब ये हमें प्रूफ करना था। आ गया। बेस्ट होता है जब ये प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं कि डाउट ही नहीं रहता है इनमें, आंसर गलत तो नहीं है कि भैया आंसर दे रखे कर लो ना क्रॉस चेक, ठीक है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चंस है। क्या यूज हुआ इसमें लॉजिक, SN का फॉर्मूला, सिर्फ SN का फॉर्मूला और उससे पहले AN का फॉर्मूला, सिर्फ हमारा AN और SN का फॉर्मूला था, दोनों फॉर्मूले लगाए, चाहे AB हो चाहे कोई नंबर हो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चल आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर, अब नंबर तो नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही देखो, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 300 to 700। 300 से 700 के बीच में ऐसे इंटीजर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एज वेल एज 7। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। यूजली अगर ये ऐसा होता मल्टीपल ऑफ 3 तो कैसे देखते हैं हम, 300 3 से डिविजिबल है, 300 प्लस 3 303, 306 एंड सो ऑन, 309 312, ये ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और फिर 700 से कम देख लेते कौन सा है 3 यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, ठीक है। कायदे से ये होता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि वो 3 का भी मल्टीपल हो 7 का भी मल्टीपल हो। ऐसा नंबर जो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा। 3 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 3 से करो 7 से करो, 3 इंटू 7 21। तो ऐसा नंबर जो 3 और 7 दोनों का मल्टीपल होगा वो नंबर होगा मल्टीपल ऑफ 21। अगर कोई नंबर 21 का मल्टीपल है मतलब वो 3 का भी मल्टीपल है 7 का भी, ठीक है। सो हमें देखना है ये 300 से लेके जो हमारा 700 है, 300 से लेके जो हमारा 700 है, इसके बीच में 21 के मल्टीपल्स। ध्यान से सुनना, इस तरह का क्वेश्चन आता है, चाहे वो दोनों का बोले चाहे किसी एक नंबर का बोले, पर आता है। मल्टीपल कैसे निकालना है ध्यान से सुनना। अब अगर हम चेक करें 300 को सबसे पहले, सो 21 से 300 को डिवाइड करो, ठीक है। ध्यान से देखना पहला भी और आखिरी भी कैसे निकालते हैं। सो ये इसको अगर हम करेंगे तो 1 से करेंगे 21, क्योंकि 2 से करेंगे तो 42 बड़ा हो जाएगा। फिर ये हमारे पास आ गया 0 एंड 10 में से 1 गया 9 और ये 90 आ गया, ठीक है। अब 21 को अगर मैं 4 से करूँ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और अगर मैं बड़ा करना चाहूँ तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो मतलब टेक्निकली 4 पे जाएगा, तो 4 से किया तो ये आया 84, कुछ हमारे पास रिमाइंडर आ गया, मतलब पूरा तो ये डिवाइड हुआ नहीं, मतलब 321 से डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगला कौन सा नंबर डिविजिबल होगा ये कैसे समझ में आएगा। यहाँ पे कुछ आ रहा है 14 पॉइंट समथिंग, मतलब 21, 14 पॉइंट समथिंग मतलब 14 से बड़ा, मतलब 21 को अगर हम 15 से, 14 से बड़ा अगला नंबर क्या है 15, सो 21 को 15 से मल्टीप्लाई करो, पहला नंबर मिल जाएगा। आपको स्टेप समझ में आया। हमने 21 को डिवाइड किया 300 से। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुन लो। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट 3 डिजिट्स नंबर है तो आप देखोगे सबसे पहला 3 डिजिट नंबर 100 है, उससे डिवाइड करके देखते हो, प्रोसेस सेम रहेगा, इसलिए समझो। हमने क्या किया 300 को 21 से डिवाइड किया, यहाँ पे देखा 14 पॉइंट समथिंग आ रहा है, भाई ये नंबर तो डिविजिबल नहीं है, ये होता तो 0 आ जाता रिमाइंडर, तो ये नंबर तो डिविजिबल नहीं है। अगला नंबर कौन सा होगा 14 से एक बड़ा 15 वाला। सो ये हमारा हो जाएगा 21 इंटू 15 करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ जाएगा 1 से किया 21, ये आ गया 5 1 2 + 1 3, 315। मतलब पहला नंबर इसके बीच में होगा 315। अगला क्या होगा 21 प्लस कर दो इसमें, सो ये आ जाएगा 6 3 3 336, 21 प्लस कर दो 7 3 4 5 357, एंड ऐसे करते करते अब हमें देखना है लास्ट नंबर। इसको एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसको रब करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। चलो अब हमें क्या देखना है कि 700 से कम नंबर कौन सा होगा जो 21 से डिविजिबल है। सेम चीज करेंगे, 21 को डिवाइड कर दो 700 से। तो देखो जरा, अगर हम इसको करते हैं 6 2 12, ये तो बड़ा ही हो जाएगा, 3 से करें 4 से, 4 2 जा 8, 4 से जा सकते हैं, सो 4 2 जा 8, तो ये 84 बड़ा आ गया। 3 से करते हैं, सो ये आ जाएगा 3 1 3, 3 2 जा 6, 63, तो हम 3 से कर रहे हैं, सो ये आएगा 63, ये आ गया 0, 10 में से 3 गया 7, अब 70 से छोटा फिर से 63, फिर से करा हमने, ये आया 63, कितना बच गया 10 में से 3 गया 7। अब जब आप लास्ट नंबर देख रहे होते हो तो इस केस में क्या करोगे, यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पहले वाले में हमने जब पहला देख रहे थे तो हमने क्वोशिएंट पे ध्यान दिया था कि 33 समथिंग है। जब आप आखिरी नंबर देख रहे हो ना, रिमाइंडर पे ध्यान दोगे कि यहाँ पे 7 बच गया। अगर ये नंबर 7 कम होता तो नहीं बचता, तो सिंपल 700 में से 7
माइनस कर दो, जो रिमाइंडर बचा उसको हमने माइनस कर दिया। एक बार फिर से समझो, जब हम फर्स्ट नंबर देख रहे थे, ये चीज बार बार क्वेश्चंस में आती है इसलिए अच्छे से समझा रही हूं, तो हमने क्या किया, डिवाइड किया इसको और फिर जो क्वोशंट आया उस पे ध्यान दिया। हमने देखा 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आया है। अब हमें पता है कि अगर हम 21 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे या रिमाइंडर को इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 300 से छोटा नंबर। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमने 3 अगर जो वहां रिमाइंडर आया था उसको क्यों माइनस नहीं किया, क्योंकि माइनस करोगे तो आपके पास 300 से छोटा नंबर आ जाएगा। छोटा नंबर नहीं चाहिए हमें, 300 से बड़ा नंबर चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे ध्यान दिया। अब इस केस में अगर मैं ये करूंगी कि ये 33 आ रहा है तो 34 से मल्टीप्लाई कर दो तो 700 से बड़ा नंबर चला जाएगा, इसलिए इस केस में हमने रिमाइंडर जो था उसको माइनस किया। समझ में आ गई बात? चलो देखो 10 में से 7 माइनस करो, 3 आ गया हमारे पास, ये बच जाएगा 9 और ये आ गया 6, तो हमारे पास लास्ट नंबर आ गया 693। अगर नहीं समझ आई ये बात तो प्लीज एक बार वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखना, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो भाई आ जाओ। एपी मिल गई हमें, ये आ गई हमारी एपी। अब हमें निकालना क्या था, फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स। अच्छा, हमें इसका सम निकालना है, एसएन निकालना है भैया। फिर वही बात, एसएन निकालने के लिए एन तो पता होना चाहिए, कोई बात नहीं, लास्ट टर्म है एन हम निकाल लेंगे। एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। सो ए हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, 315 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, सब में 21 का गैप है, एंड ए एन इज 693 हमारी लास्ट टर्म। सो 693 माइनस 315, सो ये हमारे पास हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आ गया हमारे पास 8 एंड देन वी हैव 9 में से, अच्छा ये 8 हो जाएगा ना, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 3 गया 3, सो यहाँ पे आ गया 378 एंड इधर हमारे पास हो जाएगा n माइनस 1। 21 को डिवाइड कर, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 21 से डिवाइड करते हैं। सो 21 से अगर हम 378 को डिवाइड करें, देखिए पहले तो होता भी है या नहीं। सो 37 से छोटा क्या होगा, 3 2 ज़ा 6 बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको करें 2 से तो 41, वो भी बड़ा हो जाएगा। 1 से करना पड़ेगा 21, ये आ गया हमारे पास 8 और ये आ गया 7 में से 1 गया 6 एंड ये हमारे पास कैरी तो कुछ लिया नहीं, 3 में से 2 गया 1, 168। अगर मैं 8 के टेबल से करूं सो ये आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, सो पूरा पूरा कट गया हमारे पास, ये कैंसिल होके आ गया 18। ठीक है, सो ये n माइनस 1 के, अब n किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ -1 इधर आके +1, 18 + 1, सो n हमारे पास आ गया 19। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 19 टर्म्स है। 19 टर्म्स का मतलब क्या हुआ भाई, अगर 19 टर्म्स है सो हमें निकालना है S19। अब फॉर्मूला देखो, अच्छा फर्स्ट और लास्ट टर्म में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 a प्लस l, a इज 315, लास्ट टर्म इज 693, डन। सो ये हमारा हो जाएगा 19/2, इनको प्लस कर लेते हैं। सो 5 6 7 8 and 9 10, then we have 6 7 8 9 10, so cancel कर दो 2 के टेबल से, ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10 0 4, so we have 504 multiplied by 19, so ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36, 9 0 ज़ा 0 3, 9 5 ज़ा 45 और 1 से करेंगे तो ये आ गया 405, ये आ गया 6, then 4 5 6 7, then we have 5, then 4 4 8 9, सो ये हमारे पास आ गया 9576, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रामकली वुड रिक्वायर्ड 5000 फॉर गेटिंग हर डॉटर एडमिटेड इन अ स्कूल आफ्टर a year. She saved 150 in first month and increased her monthly saving by 50 every month. अब उसने क्या किया, पहले महीने कितने सेव करे, 150 रुपीज़, अब वो हर महीने 50 रुपये बढ़ा के सेव करे, मतलब यहाँ 150 करे, अगले महीने 200, फिर 50 रुपये बढ़ाए 250, फिर 300, ऐसे करते 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 वो सेविंग कर रही है। ठीक है, अब हमें बताना है फाइंड इफ शी विल बी एबल टू अरेंज द रिक्वायर्ड मनी आफ्टर 12 मंथ्स, क्या 12 महीने बाद जो टोटल मनी उसको चाहिए 5000 रुपीज़, उतनी वो मैनेज कर पाएगी या नहीं। सो मतलब हमें निकालना है
सम ऑफ 12 टर्म्स। ये देखो ना, ये फर्स्ट मंथ, ये सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे करते करते 12 मंथ्स। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या, S12। अगर 5000 से ज्यादा आया मतलब मैनेज कर लिया, 5000 से कम आया मतलब पूरे साल में वो नहीं इतने पैसे सेव कर पाई। ठीक है, चलो अब देखो जरा S12 फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, सो यहाँ पे n कितना है 12/2, 2a कितना है, फर्स्ट वॉज 150 प्लस n-1, 12 में से 1 गया 11, और d कितना है, कॉमन डिफरेंस, हर महीने कितना चेंज आ रहा है 50 रुपीज का, मतलब 50 का चेंज आ रहा है हर महीने। सो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, ये तो आ गया 6। यहाँ देखो, सो 150 इंटू 2 करेंगे, ये आ जाएगा 300 प्लस 11 इंटू 50, 11 5 ज़ा 55, साथ में 0, तो ये आ गया 6। एंड इसको प्लस करेंगे तो ये तो 50 तो एज इट इज, ये आ गया 5 6 7 8, 850 हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, 6 0 ज़ा 0, 6 5 ज़ा 30, 6 8 ज़ा 48, 49 50 51। लो जी, कितने पैसे कलेक्ट हो गए, 5100 रुपये। मतलब कितने चाहिए थे, 5000 चाहिए थे, और कितने हो गए 12 महीने में 5100 रुपये इकट्ठे हो गए भाई साहब। ठीक है, सो दैट मीन्स वो भैया स्कूल भेज पाएंगी, सो वो उतना हो गया। अच्छा, यहाँ पे ना एक ऐसे पता नहीं अब पूछेंगे नहीं, क्योंकि सीबीएसई 19 और 15 का क्वेश्चन है, ये मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ये साथ में दे रखा ना, विच वैल्यू इज रिफ्लेक्टेड इन हर एफर्ट्स। तो क्या वैल्यू है कि भाई वो चाइल्ड, मतलब अपने चाइल्ड ने है भी डॉटर, तो गर्ल्स एजुकेशन को कितना वो प्रमोट कर रही है और कितनी एफर्ट्स लगा रही है अपनी बेटी को पढ़ाने में, तो ये वैल्यूज हो गई। ठीक है, तो ठीक है, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरिता स्टार्ट सेविंग बाय पुटिंग 1 10 rupee coin in her saving box on the first day. She increases her saving by 1 10 coin each day. मतलब आज अगर उन्होंने एक सिक्का डाला तो वो उसके बाद कितने डालेंगी, 2 सिक्के, अगले दिन 3 सिक्के, फिर 4 सिक्के, फिर 5 सिक्के, एंड सो ऑन, इस तरीके से। नाउ इफ द सेविंग बॉक्स कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 300 कॉइन, अब ये जो डब्बा जिसमें वो सेव कर रही होंगी ना, वो बॉक्स 300 कॉइन से ज्यादा कॉइन्स नहीं डाल सकता। जैसे अगर हम देखें तो 2 दिन में कितने सिक्के आ गए उसमें, 3 सिक्के, फिर चौथे दिन 3 सिक्के और डले तो हो गए 6 सिक्के, फिर 4 सिक्के डले हो गए 10 सिक्के, फिर 5 डले 15 सिक्के, ऐसे करते करते मैक्सिमम 300 कॉइन्स ही उसमें आ सकते हैं। सो नाउ हाउ मेनी डेज विल शी बी एबल टू कंटिन्यू सेविंग। सो भैया कितने दिन तक वो सेविंग कर पाएंगी, तो हमें निकालना है SN, बेसिकली इन सब का सम 300 हो जाए कितना, n निकाल के बता देंगे भैया इतने दिन तक कर सकते हो, फिर इसमें बॉक्स में 300 सिक्के भर गए, उसके बाद नहीं डल सकता। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइन करके देखते हैं, हमारा SN इतना है ना, SN हो गया n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n फाइंड करना है हमें, सो SN कितना है 300 प्लस n/2 एज इट इज। ध्यान से देखना, जब भी SN दे रखा हो और n निकालना होता है तो हम लास्ट में वो क्वाड्रेटिक वाले उसमें फंस जाते हैं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा 2a कितना है, पहले दिन फर्स्ट से स्टार्ट किया, देन प्लस n-1, सो n-1 और d कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास हो गया 300, और यहाँ पे देखें तो अच्छा चाहो तो 2 को उधर भी भेज सकते हो। ठीक है, पूरे से अपॉन में है तो यहाँ जाके भेजेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2 1 ज़ा n तो रहेगा ही, 2 1 ज़ा 2 और प्लस n इंटू 1 n माइनस 1 1 ज़ा 1। अब इसको करेंगे तो ये हो गया n और ये हो जाएगा n प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, और यहाँ पे है 600। इधर दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, n को n से करो n स्क्वायर प्लस n को 1 से करो n, और यहाँ पे है 600, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, n स्क्वायर प्लस n और 600 उधर जाके माइनस का 600। अब भैया बताओ यहाँ से हमें n निकालना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रखी है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से कर सकते हैं। अब 600 के ऐसे फैक्टर जिनको प्लस माइनस करें तो 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करें तो क्या है 600। तो चलो अब सोचो क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 300 के साथ वो तो होगा नहीं, 3 2 ज़ा 6 तो हो जाएगा, 30 से 20, बट माइनस करेंगे तो 10 आएगा। सो इसमें हो सकता है 25, एक बार देखते हैं 25 और 24 को एक बार देखते हैं। सो 5 4 ज़ा 20 एंड 4 2 ज़ा 8 9 10 एंड 2 से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10,
2 2 ज़ा 4 5, ये आ गया 600। ठीक है, अब एक हमने कभी ऐसे 600 कर रखे होंगे तो कुछ ऐसे ज़्यादा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना आपको भी याद हो जाएंगे कि हाँ यार इन नंबर्स के ये हमारे पास वो 2 फैक्टर्स होते हैं। सो ये हमारे पास हो जाएगा n स्क्वायर प्लस क्या क्या लिया 25 और 24, सो प्लस का 25n माइनस का 24n माइनस 600 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए n कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा n प्लस 25 माइनस n कॉमन, n तो कॉमन है ही नहीं, 24 कॉमन आएगा, सो ये बच जाएगा n प्लस 25। सो ये हो गया n माइनस 24 और n माइनस 25, सॉरी प्लस 25। सो यहाँ से n आ जाएगा 24, इधर से n आ जाएगा माइनस का 25। अब नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो n हमारा कितना होगा 24। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 24। सो इसका मतलब वो कितने टाइम तक वो कंटिन्यू कर पाएगी, हर महीने हर दिन कर रही है, सो वो सिर्फ 24 डेज तक ही कर पाएंगी। जैसे ही वो 24th डे पे कॉइन्स डालेंगी तो क्या होगा 300 सिक्के पूरे हो जाएंगे, बॉक्स पूरा भर जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से केस बेस्ड स्टडी का है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, फिर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो लास्ट ईयर पेपर में आए थे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे हमारे पास पहला, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है अ स्कूल इज कंडक्टिंग एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन एवरी ईयर वेयर द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एवरी ईयर फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन द फर्स्ट ईयर 50 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। सो पहले साल 50 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है, उसके बाद एंड ई सब्सिक्वेंट ईयर एंड इंक्रीज ऑफ 10 पार्टिसिपेंट इज ऑब्जर्व, मतलब अगले साल 60 बच्चों ने किया होगा, फिर 70 बच्चों ने, फिर 80 बच्चों ने, एंड सो ऑन, हर साल 10-10 बच्चे हमारे एक्स्ट्रा बढ़ते जा रहे हैं। नाउ आफ्टर 5 years द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 350। 5 साल बाद, मतलब S5 अगर हम देखें तो सम ऑफ 5 कितना है 350, मतलब जैसे 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 और प्लस इससे अगला जो होगा सो वो हमारा 350, सम ऑफ 5। अब ये मत सोचना कि 5th ईयर में 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, नहीं, जैसे पहले साल अगर 50 बच्चों ने किया, दूसरे साल 60 बच्चों ने, तो 2 साल मिला के कितने बच्चों ने किया, 2 साल मिला के हमारे 110 बच्चों ने किया, फिर 3 साल इसमें मिला दो तो 180 बच्चों ने, फिर 4 साल इसमें मिला दोगे तो ऐसे करते करते 5 साल मिला के 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछे हैं देखते हैं। सबसे पहले है हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन द 5th ईयर। 5th ईयर में, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सोचना। अब आप सोचोगे कि यार 5th ईयर में अभी तो बताया है, ये टोटल बताया कि टोटल 5 साल में 350 बच्चे हो गए इकट्ठे, लेकिन पर्टिकुलर 5वें साल में कितने बच्चों, जैसे पहले साल में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 70, तो 4th में 80, इससे अगला बेसिकली वैसे तो 90 होना चाहिए, बट हम अपने फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे। सो A5 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है, A फर्स्ट क्या है हमारे पास 50 प्लस n माइनस 1 5 माइनस 1 और D कितना है 10 का डिफरेंस है, तो ये आ गया हमारे पास 50 प्लस 5 में से 1 गया 4, सो ये आ जाएगा 40, प्लस किया हमने, हमारे पास आ गया 90, मतलब 5th ईयर में 90 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, चलो ये पहला क्वेश्चन हो गया। बस इसमें कंफ्यूजन यही थी कि यार बच्चों को लगेगा 350 दे तो रखा है, वो बेटा टोटल सम दे रखा है। ठीक है, चलो नाउ व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस फ्रॉम द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटिंग ईच ईयर। बता दो कॉमन डिफरेंस, उन्होंने खुद ही बताया कि हर साल 10 बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, सो द कॉमन डिफरेंस इज डी, हमारे पास आ जाएगा 10। क्लियर, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, अरे हट जा भाई, नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आफ्टर 8 years। टोटल नंबर, अब ये नहीं पूछा कि 8वें साल कितने बच्चों ने किया, उन्होंने बोला कि टोटल 8 साल में कितने बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे। सो यहाँ पे देखो फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 8 माइनस 1 और d कितना है 10। चलो भाई, सो ये हो गया 4, ये आ गया हमारे पास 4, 5 2 ज़ा 10, ये आ गया 100 प्लस 8 में से 1 गया 7 इंटू 10 70, सो ये हो गया 4 एंड 100 प्लस 70 170, 17 इंटू 4 इज 68, साथ में 0, सो टोटल 8 साल में 680 पार्टिसिपेंट्स
हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दो क्वेश्चंस ऐसे लिए मैंने जो लास्ट ईयर जो हमारा बोर्ड का एग्जाम था उसमें एपी के दो क्वेश्चन आए थे, एक ये 1 मार्क वाला और एक केस बेस्ड स्टडी का आया था। ये अगला क्वेश्चन था जो केस बेस्ड स्टडी, और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। अभी करते हैं इसको। पहले ये देखो छोटा सा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn, हमें दे रखा है 2n² प्लस 5n। ठीक है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, हमें बताना है कॉमन डिफरेंस। एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है, अगर हम S1 की बात करें तो मुझे बताओ सम ऑफ फर्स्ट टर्म का क्या मतलब है। अगर मेरे पास एपी है 3, 6, 9 एंड सो ऑन, सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होगी भैया 3 ही है। इसका मतलब S1 और फर्स्ट टर्म दोनों सेम होता है। क्या ये बात सही है? तो यहां से मैं फर्स्ट टर्म निकालूं, अगर मैं S1 n की जगह 1 पुट करो, ये आ जाएगा मेरे पास 2 1 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 प्लस 5 1 5, से आ गया 5 6 7। सो S1 कितना हो गया? S1 हो गया 7, मतलब S1 बोले तो फर्स्ट टर्म 7 आ गई। अब अगर मैं S2, जैसे मैंने S1 निकाला ऐसे ही S2 निकालूं, सो S2 क्या हो जाएगा? अगेन 2n की जगह लिखा हमने 2 एंड अगेन n की जगह लिखा 2, सो ये आ गया 2 2 4, 4 2 8 प्लस 5 2 10, सो ये हमारे पास आ गया 18। अब क्या S2 का मतलब हमारा सेकेंड टर्म हो जाएगा? नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ 2 टर्म्स निकालू, सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा? 3 प्लस 6, करेक्ट, 3 प्लस 6 बोले तो 9 हो गया मेरे पास। ठीक है, सो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ 2 टर्म्स में से सम ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं, इन दोनों का जो सम है, ध्यान से समझना, इन दोनों का जो सम है, किसी भी एपी में पहली 2 टर्म्स का जो सम है, उसमें से अगर आप पहली टर्म का सम माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? सेकेंड टर्म आ जाएगी। ऑब्वियसली सम ऑफ 2 टर्म्स 9 है, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं पहली टर्म तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 - 3 6, सेकेंड टर्म निकल के आ जाएगी। समझो दोबारा से इसको, अगर मैं S2 में से S1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास सेकेंड टर्म आएगी। दोबारा से एक बार समझाती हूं मैं। देखो, अगर हमारे पास कोई एपी है, लेट्स सपोज 1 2 3 4, ठीक है, पहली 2 टर्म का सम मतलब 1 + 2, पहली 2 टर्म का सम ये, इस 1 + 2 में से अब मैंने क्या कहा, अगर मैं पहली टर्म को माइनस कर दूं, पहली टर्म को माइनस कर दूं या पहले सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड टर्म बन जाएगी। सो यहाँ से अगर मैं S2 कितना है 18, इसमें से S1 बोलो, S1 क्या है? A के बराबर ही है, तो वो कितना है? 7। सो हमारे पास 18 में से 7 माइनस करो, 11 आ गया, तो A2 की वैल्यू आ गई 11। ठीक है, मतलब सेकेंड टर्म हमारे पास 11 आ गई। अब सेकेंड टर्म अगर आपके पास 11 है और फर्स्ट टर्म अगर आपके पास 7 है, सो 11 - 7 कितना आएगा? 7 8 9 10 11, सो ये आ जाएगा 4। सो दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 का आ जाएगा। और यही क्वेश्चन में पूछा था, चेक कर लो ऑप्शंस में, बी पार्ट में है हमारे पास 4। सो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब सिंस ये 1 मार्क MCQ है तो ये जितनी भी चीज़ें करें, मैंने तो खैर समझाई है इसलिए लंबा हो गया, बट ये सारी चीज़ें रफ में ही होंगी, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर के मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अपना ये केस स्टडी का क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, तो ये 37वां क्वेश्चन था। लास्ट ईयर जो तुम्हारे जैसे बच्चे बोर्ड का पेपर दे रहे थे तो उनके पास ये क्वेश्चन आया था, और 2 3 4 5 6 नंबर का, 6 का तो नहीं आ सकता यार, 2 3 4 नंबर का क्वेश्चन आया होगा, ये चॉइस में इसलिए, और 2 बार 2 था। ठीक है, चलो अब क्या क्वेश्चन है, इन द मंथ ऑफ सितंबर विलेजर्स ऑफ Ankurhat were falling ill with high temperature. Paracetamol was one of the highest sold medicines during the phase. A survey was conducted to estimate the overall sale of paracetamol of each pharmacy during the last 7 days. ठीक है, 7 दिन तक उन्होंने कैलकुलेट किया. Now it was observed that the number of paracetamol sold in different shops were all 3-digit number divisible by 13 taken in order. अब उन्होंने बोला 3 डिजिट नंबर है, बेटा 1 मिनट, तो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है, 3 डिजिट नंबर एंड ऑल मल्टीपल्स ऑफ 13, किसके मल्टीपल्स है? 13 के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे वही वाली कहानी फिर से आ जाएगी जो हमने करी थी अभी, कि अगर आपके पास एक रेंज ऑफ नंबर, जैसे 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से, लास्ट 3 डिजिट नंबर 999, ठीक है, तो इसके बीच में 13 के
मल्टीपल्स। तो फिर से वो वाला करेंगे, एक में क्वेश्चन यूज करेंगे, एक में रिमाइंडर यूज करेंगे। अभी उस पर आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो ये इस तरीके से सेल हुई थी हर शॉप पे। नाउ बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव आई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरासिटामॉल्स वर सोल्ड बाय द 7th फार्मेसी। तो वो अभी निकालते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे एपी निकालना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करो जरा 13 को। अब 13 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो इससे छोटा पूरा 100 से छोटा 91 आएगा। सो 13 इंटू 7 इज 91। या इसमें तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं यार, 3 डिजिट नंबर 13 इंटू 8 करेंगे 104। तो पहला नंबर जो 13 से डिवाइड होगा वो होगा 104, क्योंकि हमें पता ना भाई 13 इंटू 7 करोगे 91, 2 डिजिट नंबर है। 13 इंटू 8 करेंगे तो 104 आएगा। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अब प्लस 13 करते रहो, यही अभी हमने किससे किया है, 13 इंटू 8 किया, 13 इंटू 9 करो 117, देन 130 एंड सो ऑन। अब लास्ट हमें निकालना है, लास्ट कौन सा होगा 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा। सो 999 को अगर हम 13 से डिवाइड करें तो फिर से वही होगा, 99 की जगह 7 से करो 91 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास 9 में से 1 गया 8। अब 89 से छोटा हमारे पास कौन सा होगा, 13 सिक्सा कर सकते हैं, 13 सिक्सा 78 आ जाएगा। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या बचा, 9 में से 8 गया 1 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 8 में 7 गया 1, 11 आ गया। सो अगर मैं 999 में से 11 माइनस कर दूं ये आ जाएगा 988। सो मतलब लास्ट वो नंबर, लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 13 से डिविजिबल होगा वो होगा 988। तो यहाँ पे हमारे पास एपी आ गई और हमारे पास लास्ट डिजिट भी आ गई। ठीक है, चलो अब एपी से हमें क्या क्या मिला, ए हमारा कितना है 104, डी हमारा कितना है 13 का गैप है एंड लास्ट डिजिट हमारी है 988। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, हाउ मेनी पैरासिटामॉल्स वर सोल्ड बाय द 7th फार्मेसी। ये पहली फार्मेसी ने 104 बेची, दूसरी ने 117, तीसरी ने 130 एंड सो ऑन। सो हमसे पूछा है 7th फार्मेसी ने कितनी बेची होंगी। सो हमें A7 निकालना है, A प्लस 6D हो जाएगा। A कितना है 104 प्लस 6 और D कितना है, D है हमारे पास 13। सो ये आ जाएगा 104 प्लस 13 इंटू 6 इज 78। ये आ जाएगा 8 9 10 11 12 एंड 7 1 8 और ये आ गया 182 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मतलब 7th फार्मेसी ने, जो हमारी 7th फार्मेसी है उसने 182 पैरासिटामॉल्स सेल करी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैरासिटामॉल सोल्ड बाय द 14th फार्मेसी एंड द 9th फार्मेसी। सो A14 निकालना पड़ेगा हमें और A9 निकालना पड़ेगा, फिर हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, चलो एक एक करके फाइंड करते हैं। A प्लस 13D और ये हो जाएगा A प्लस 9th निकालना ना, तो A प्लस 8D। ठीक है भाई, चलो अब देखो जरा, A कितना है, फर्स्ट टर्म इज 104 प्लस 13 इंटू D कितना है, D है हमारे पास 13 एंड यहाँ पे देखें, सो 104 प्लस 8 इंटू D कितना है 13। सो ये हमारा हो जाएगा 13 इंटू 13, 3 3 ज़ा 9, 169 स्क्वायर ही हो जाएगा बेसिकली। सो 104 प्लस 169। सो ये आ गया 9 10 13 एंड 6 7 और ये 273। मतलब हमारी जो 13 है 14th बेसिकली जो फार्मेसी थी उसने इतनी पैरासिटामॉल सेल करी है और जो हमारी 9th फार्मेसी थी उसने कितनी करी 104 प्लस 8, 13 इंटू 8 इज अगेन 104। सो 44 हमारे पास 80208। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 273 माइनस 208। सो ये हो जाएगा 13। सो ये आ जाएगा 5, ये आ गया 6 एंड दैट मीन्स दोनों का डिफरेंस कितना है 65। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। वापस इधर चलते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पैरासिटामॉल सोल्ड बाय 14th एंड 9th फार्मेसी। सो दैट इज 65। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, थर्ड पार्ट।
अब थर्ड वाले में ना देखो इस तरीके से आएगा, और का मतलब क्या है, ए और बी में कंफ्यूज मत होना, या तो ये वाला ए कर दो या ये वाला बी कर दो, ये होता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप किसमें ना बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार ये ए लिखा है ये बी लिखा है, दोनों ही करने हैं, चॉइस किसमें है। और कुछ महान बच्चे होते हैं ये पूरा और इसमें चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी थर्ड पार्ट है, ये भी थर्ड पार्ट है, तो या तो ये कर दो या ये कर दो। बी इसलिए लिखे ताकि टीचर को कंफ्यूजन ना हो कि आपने कौन सा पार्ट करा है। ठीक है, चलो अब मैं तो दोनों ही करवा रही हूँ, आपको समझो। यहाँ पे थर्ड का अगर हम ए पार्ट देखें, सो ए पार्ट में क्या है, हाउ मेनी पैरासिटामॉल्स वर सोल्ड बाय द 9th फार्मेसी फ्रॉम द लास्ट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि हमें कभी कभी एपी की करेक्ट, जैसे 9th टर्म नहीं बोला, 9th टर्म क्या ए 9 आराम से निकाल देते हैं, A+8D करके, हमें बोला है लास्ट से 9, तो लास्ट से 9 की चक्कर में हम क्या करते हैं, अगर जैसे यहाँ पे लास्ट टर्म है तो हम एपी को रिवर्स कर देते हैं। अगर मैं एपी को रिवर्स करूँ, लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 9, 8, 8, और ऐसे चलते चलते रिवर्स करिए हमने। सो 130 और फिर 117, और शुरू कहाँ से हुई थी 104। तो इस केस में हमारी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म बन जाती है और लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाती है, हम एपी को रिवर्स कर देते हैं। तो अब देखो ए हमारे पास क्या आ गया, ए आया 988, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास पहले 13 था, लेकिन अब +13 नहीं हो रहा क्योंकि हमने एपी उल्टी कर दी। तो आप देख सकते हो 13 कम होता जा रहा है, तो कॉमन डिफरेंस -13 हो गया क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर दिया। ठीक है, चलो अब हमें निकालना क्या है, अब क्योंकि हम रिवर्स कर चुके हैं तो ये लास्ट से ही निकलेगा। अब हम डायरेक्ट A9 निकाल सकते हैं क्योंकि हमने एपी को रिवर्स कर दिया है, मतलब सिंपल A+8D निकालना है हमें। सो A कितना है 988 + 8 × D इज -13। चलो भाई अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 988 + -13 × 8 इज 104। अब इसको माइनस करो, 8 में से 4 गया 4 एंड 8 में से 0 गया 8, 8 में से 1 गया 8, तो ये आ गया 884। सो 9th फार्मेसी फ्रॉम लास्ट विल बी 884, इतनी उन्होंने सेल करी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब जो इसका चॉइस वाला था थर्ड का बी पार्ट, बेसिकली बी पार्ट में हमारे पास है व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ पैरासिटामॉल सोल्ड इन द वीक। सो टोटल नंबर ऑफ SN निकालना है हमें, टोटल नंबर ऑफ क्या पैरासिटामॉल सेल हुई। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि भैया नंबर ऑफ शॉप्स कितनी थी, मतलब SN निकालने से पहले हमें N पता होना चाहिए। अब N कैसे मिलेगा, लास्ट टर्म है, अभी रिवर्स वाली में मत जाना, वो पार्ट खत्म हो गया, उसको हटा दो। हमसे अब इन्होंने पूछा है अगर हमें n चाहिए तो हम देखेंगे हमारी लास्ट टर्म क्या थी एपी की लास्ट टर्म थी 988। तो यहाँ से अगर हम देखें तो an 988, an का फॉर्मूला A + n - 1D, तो यहाँ से निकाल लो। A कितना है 104 + n-1 और D कितना 13 है, -13 मत करना, ये पार्ट यहीं खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, चलो यहाँ देखो 988 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, ये हो गया माइनस का 104 एंड देखते हैं अगर यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो हम 13 को डायरेक्ट कर देंगे। 8 में से 4 गया 4, 8 में से 0 गया 8 एंड 9 में से 1 गया 8। अगर हम इसको 13 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो देखो 13 के टेबल में 88 से छोटा क्या आएगा 6 से करेंगे, ये आ जाएगा 78 बचा 10 1068 आ गया। ठीक है, सो ये हमारे पास बचा n-1, सो -1 इधर आके प्लस का हो जाएगा 68 + 1 = n, सो n हमारे पास आ गया 69। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 69। अब हमें पता है तो हम S 69 निकाल देंगे। सो ये हो जाएगा n/2 69, वैल्यूज पुट करियो सीधा 69/2 और फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों ही पता है तो वही लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म 104, लास्ट टर्म कितनी थी 988। चलो सो ये आ गया 69/2 और यहाँ पे आ जाएगा 8 9 10 11 12 एंड ये आ गया 8 9 एंड ये आ गया 10 और 5 और 2 से इसको कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 5 एंड 4 = 8 12 6 = बस मल्टीप्लाई करना है तो 546 को मल्टीप्लाई करना है 69 से, ये आ जाएगा 9 × 6 इज 54, देन 9 4 = 36 37 38 39 40 41, ये आ गया 41, 9 5 = 45 46 47 48 49। 6 से करेंगे 6 6 = 36, देन 6 4 = 24 25 26 27 एंड देन वी हैव 6 5 = 30 और 2 32
2, सो ये आ गया 4, 6 + 1 is 7, 9, 10, 16, 4, 5, 6, 7 एंड 3, सो ये आ गया 3, 7, 6, 7, 4, सो ये हो गई टोटल उस हफ्ते में इतनी सारी पैरासीटामॉल सेल हुई थी। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन और हमारे एपी के क्वेश्चंस भी कंप्लीट होते हैं। लेकिन ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस से बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें ये क्वेश्चंस कर रहे हो, लेकिन इसके साथ एनसीईआरटी मत भूलना। तुम्हारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स एनसीईआरटी से क्लियर होते हैं। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करके जाना। देयर आर ऑलवेज चांसेस कि एनसीईआरटी से सीधा उठ के क्वेश्चन आ जाए, तो वो मिस आउट नहीं करना। एनसीईआरटी का पूरा जो सॉल्यूशन है वो डला हुआ है, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन, एक्सरसाइज, सब कुछ डला हुआ है, ठीक है। सो नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।